नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय यूनिवर्सिटी दूर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैथलेब की क्लास में थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। हमारा पूरा सीरीज क्वेश्चन आंसर पैटर्न पर चल रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो इस तरीके से है, हाउ डू यू सॉल्व अ मैट्रिक्स इक्वेशन। सेकंड क्वेश्चन इज what is an array in MATLAB. Third, what are the rules for matrix multiplication. लगभग वैसे ही जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आप पहले रूल्स को आप देख चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे यहाँ पर, है ना। नंबर 4 क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट ए 4-bit मल्टीप्लायर। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज how do we convert cells to numbers in MATLAB. तो 1 by 1 इसके आंसर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, उसका देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि हाउ डू यू सॉल्व ए मैट्रिक्स इक्वेशन। तो इसके लिए सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, हल कुछ ऐसा होगा। मैट्रिक्स इक्वेशंस कैन बी यूज्ड to solve system of linear equations. आप पहले भी देख चुके हैं इसको, 11, 12 ग्रेजुएशन तक की क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। मैट्रिक्स इक्वेशंस कैन बी यूज्ड टू सॉल्व systems of linear equations by using the left and right sides of the equations. Write the matrix on the left as the product of coefficients and variables. Next, multiply each side of the matrix equation by the inverse. इतना तो आप सभी जानते हैं, मैं फिर से भी रिपीट कर देता हूं इसको। मैट्रिक्स इक्वेशंस कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ध्यान ये रखेंगे कि इक्वेशन होना चाहिए लीनियर फॉर्म में, है ना। By using the left and right sides of the equations. Write the matrix on the left as the product of coefficients and variables. Next, we multiply each side of the matrix equation by the inverse matrix. तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम सवाल देखते हैं क्या है हमारा सवाल। हमारा सवाल यह है कि आप मैट्रिक्स समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो इसके लिए मैंने जवाब कुछ ऐसा दिया, समीकरणों के बाएं और दाएं पक्ष का उपयोग करके रैखिक समीकरणों की प्रणालियों को हल करने के लिए मैट्रिक्स समीकरणों का उपयोग किया जा सकता है। गुणांक और चर के उत्पाद के रूप में बाईं ओर मैट्रिक्स लिखें। इसके बाद मैट्रिक्स समीकरण के प्रत्येक पक्ष को व्युत्क्रम मैट्रिक्स मतलब इनवर्स मैट्रिक्स या गुणा करें, मल्टीप्लाई करें। तो इस तरीके से हिंदी में ये इसका आंसर रहा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एरे इन मैटलैब। तो इसके लिए जवाब क्या हो सकता है देखते हैं। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है कि एन एरे इज द मोस्ट फंडामेंटल डेटा टाइप इन मैटलैब। In MATLAB, as in many traditional languages, क्या बोला मैंने? An array is the most fundamental type in MATLAB. In MATLAB, as in many traditional languages, arrays are a collection of several values of the same type. The string and number data type formerly presented are particular cases of arrays. A matrix is an array with 2 dimensions. अगर फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, an array is most fundamental data type in MATLAB, and in MATLAB is in many traditional languages. Arrays are a collection of several values of the same type. The string and number data type formerly
presented are particular cases of arrays. A matrix is an array with two dimensions. मतलब एक मैट्रिक्स को टू डायमेंशंस, मतलब ये हुआ कि आप मैट्रिक्स को एरे के फॉर्म में भी कह सकते हैं, ठीक है, ये लेकिन होगा टू डायमेंशन, ठीक है। अब हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल क्या था हमारा? सवाल ये था कि मैटलैब में एरे क्या है। तो इसका जवाब मैंने कुछ ऐसा दिया, मैटलैब में एक सरणी सबसे मौलिक डेटा प्रकार है। मैटलैब में कई पारंपरिक भाषाओं की तरह सरणियां एक ही प्रकार के कई मानों का एक संग्रह है, कलेक्शन है। पूर्व में प्रस्तुत स्ट्रिंग और संख्या डेटा प्रकार सरणियों के विशेष मामले हैं। एक मैट्रिक्स दो आयामों वाला एक सरणी है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन ये रहा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड ये है कि व्हाट आर दी रूल्स फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। यू कैन ओनली मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। ध्यान रखिएगा, आप कभी भी एट ए टाइम टू मैट्रिसेस ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने क्या कहा? यू कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस इफ देयर डायमेंशंस आर कॉम्पेटिबल, मतलब अनुकूल होना चाहिए। विच मीन्स द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज द सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। मतलब ये हुआ कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी फॉर्म में है, लगभग इस टाइप का है, ए आई ए, और इसको हमने ऑर्डर दिया है एम बाई एम। तो वहीं पर दूसरा मैट्रिक्स बी वो किस शेप में होगा? वो होगा ए आई, सॉरी बी आई जे कर देते हैं, इसके एलिमेंट्स को ए रख देते हैं, इसको हम रख देते हैं बी। तो बी आई जे लेकिन इसका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा? एन क्रॉस पी। यही बात तो मैंने कही है। क्या कहा? द नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होता है रो और ये होता है कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, और यहां पर फर्स्ट मैट्रिक्स हमने क्या लिखा है? ए, जिसके लिए रो और कॉलम क्या है? एन बाई एन, एन रो है और एन कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स कितने हुए? एन। तो मैंने क्या कहा? द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज द सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। और सेकंड मैट्रिक्स में रो की पोजीशन पर क्या है? एन। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हुआ कि यू कैन ओनली मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस इफ देयर डायमेंशंस आर कंपेटिबल, which means the number of columns in the first matrix is the same as the number of the rows in second matrix. First matrix A, second matrix B. If A is equal to Aij, M by N matrix, and B is equal to Bij, N by P matrix, then the product AB will be of order M by P. तो वो ऑर्डर एम बाई पी मैट्रिक्स होगा। एम बाई, ये प्रोडक्ट मैट्रिक्स होगा ना, यहां पर हम लिख देते हैं ए बी के फॉर्म में। तो इस ए बी का ऑर्डर होगा एम बाई पी। अब हम देखते हैं इसका हिंदी संस्करण। तो हमारा सवाल यह था कि हिंदी संस्करण में इसका सवाल क्या है? अवयव गुणन के नियम क्या है? तो इसके लिए जवाब कुछ ऐसा दिया है मैंने। आप केवल दो मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं यदि उनके आयाम संगत है, कॉम्पेटिबल है। जिसका अर्थ है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या के समान है। अगर आप, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स को मैंने लिया ऑर्डर एम बाई एन का, बी मैट्रिक्स को मैंने लिया एन बाई पी मैट्रिक्स का, तो उसका उत्पाद या प्रोडक्ट ए बी कौन से ऑर्डर का होगा? एम बाई पी।
तो इस तरीके से ये इसका हिंदी संस्करण रहा। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट 4-bit मल्टीप्लायर। तो इसके लिए आंसर क्या हो सकता है, देखते हैं आंसर क्या हो सकता है, समझने की कोशिश कीजिए। द 4-bit मल्टीप्लायर इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट इज the control unit, the accumulator or shift register, and third the 4-bit adder। क्या क्या कहा मैंने, the 4-bit multiplier is composed of 3 major parts। वो 3 major parts कौन कौन से हैं, the control unit नियंत्रण इकाई, सेकेंड ये फर्स्ट रहा, सेकेंड the accumulator और शिफ्ट रजिस्टर, और थर्ड मैंने बताया दी 4-bit एडर। मल्टीप्लीकेशन इज परफॉर्म्ड बाय द फर्स्ट लोडिंग द 4-bit मल्टीप्लिकेंट इनटू द एडर एंड लोडिंग द 4-bit मल्टीप्लायर इनटू द लोअर 4 फ्लिप फ्लॉप्स, मतलब अदला बदली ऑफ द रजिस्टर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आंसर क्या है, द 4-bit मल्टीप्लायर इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज द कंट्रोल यूनिट, सेकंड पार्ट इज द एक्यूमुलेटर और शिफ्ट रजिस्टर भी कह सकते हैं, थर्ड पार्ट है एंड द 4-bit एडर। मल्टीप्लीकेशन इज परफॉर्म्ड बाय फर्स्ट लोडिंग द 4-bit multiplicand into the adder, the loading and loading the 4-bit multiplier into the lower 4 flip-flops of the register। flip-flops means अदला बदली। तो चलिए देखते हैं इसका हिंदी संस्करण क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम सवाल देखें क्या है। सवाल यह है कि आप 4-bit गुणक मल्टीप्लायर कैसे बनाते हैं। तो इसका जवाब मैंने कुछ ऐसा दिया, 4-bit गुणक 3 प्रमुख भागों से बना होता है। पहला नियंत्रण इकाई, दूसरा संचायक एक्यूमुलेटर मीन्स संचायक, और या फिर हम शिफ्ट रजिस्टर भी कह सकते हैं, और 4-bit योजक गुणन। पहले 4-bit गुणक को योजक में लोड करके और 4-bit गुणक को रजिस्टर के निचले 4 फ्लिप फ्लॉप मतलब अदला बदली में लोड करके किया जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर रहा। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी कन्वर्ट सेल्स टू नंबर्स इन मैटलैब। तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा, ए सेल टू मैट सी। क्या कहा मैंने, ए इज इक्वल टू क्या कहा मैंने, सेल टू मैट। इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू सेल टू मैट सी कन्वर्ट्स अ सेल एरे इनटू एन ऑर्डिनरी एरे। द एलिमेंट्स ऑफ द सेल एरे must all contain the same data type and the resulting array is of that data type. The content of C must support concatenation into an n-dimensional rectangle, otherwise the result are undefined। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ए इज इक्वल टू मैंने इस तरीके से डिनोट किया है, सेल टू मैट सी कन्वर्ट्स इस सेल एरे इनटू एन ऑर्डिनरी एरे। द एलिमेंट्स ऑफ द सेल एरे must all contain the same data type and the resulting array is of that data type. The contents of C
must support concatenation into a n-dimensional rectangle, otherwise the result are undefined. तो ये रहा आपका हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में आंसर। अब इसका हिंदी संस्करण हम देखें तो हिंदी संस्करण में सबसे पहले हम देखते हैं सवाल क्या है। तो सवाल ये है कि मैटलैब में हम जो है सेल्स के नंबरों को कैसे बदल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जवाब ये दिया कि A इक्वल टू सेल टू मैट सी। एक सेल्स सरणी को एक साधारण सरणी में परिवर्तित करता है। सेल्स सरणी के सभी तत्वों में समान डेटा प्रकार होना चाहिए और परिणामी सरणी मतलब रिजल्टेंट जो रहता है सरणी उस डेटा प्रकार की होनी चाहिए। सी की सामग्री को n आयामी n-डायमेंशनल आयत या रेक्टेंगल में संयोजन का समर्थन करना चाहिए, अन्यथा परिणाम अपरिभाषित रहता है, अनडिफाइंड रहता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हिंदी में ये रहा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।